हेलो दीदी, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ मन्नू, तू कैसा है? अनुज, भाभी और बच्चे कैसे हैं? इतना कहते कहते ममता का गला भर आया। कहाँ सोच रही थी कि यदि अब कभी भाइयों का फोन आया तो बात ही नहीं करूंगी। माँ तो दोनों भाइयों को छोटे छोटे ही छोड़कर भगवान के पास चली गई थी। ममता ने अपने दोनों भाइयों को एक माँ की तरह ही संभाला था। ममता की शादी के 5 साल बाद बाबूजी भी चले गए। शुरुआत में तो कुछ दिनों तक ममता खुद भी जिम्मेदारी समझते हुए खुद ही समय समय पर मायके चली जाती थी, लेकिन भाभीियों के आने के बाद उन्हें अपनी ननद का घर में हस्तक्षेप सहन नहीं होता था। धीरे धीरे ममता का मायके आना कम से बंद ही हो गया। धीरे धीरे फोन पर हालचाल पूछने की औपचारिकता भी खत्म हो गई। कभी ममता ने खुद से फोन किया भी तो भाभी रूखा सूखा सा हालचाल पूछकर फोन रख देती थी। पिछले कई सालों में न खुद कभी मायके से कोई आया और न ही ममता को कभी आने के लिए कहा। ममता सोचती रहती थी, क्या इतनी पराई हो गई मैं उनके लिए? यदि कभी किसी का फोन आया तो जी भरकर शिकायत करूंगी। लेकिन आज इतने दिनों बाद अपने छोटे भाई मनीष की आवाज सुनकर वो रूठने का नाटक भी नहीं कर पाई और अगले ही पल पिघल गई। फोन कान से लगाए वो अपनी आंखों को पोंछ रही थी कि उधर से मनीष बोला, दीदी तुम तो भूल ही गई हमें। अच्छा सुनो, अगले हफ्ते हमने घर पर पूजा रखी है, तुम्हारा आना बहुत जरूरी है, कहो तो टिकट करवा दूं। ममता सोच रही थी, मैं तो हर पल याद करती रहती हूँ, लेकिन भूल तो तुम गए थे मुझे। एक बार कहकर तो देखते, भागी चली आती। लेकिन ये शिकायत भी उसके मन में ही रह गई। अपने आंसू पोंछते हुए वो बोली, नहीं रे, टिकट करवाने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही आ जाऊंगी। तुमने ऐसे मौके पर बुलाया, यही बहुत है, मैं जरूर आऊंगी। मायके से बुलावे पर ममता जी के तो पर ही निकल आए थे। उनके पति ने हंसते हुए कह भी दिया, इतने सालों बाद याद किया है तुम्हारे भाइयों ने, जरूर कोई मतलब निकालना होगा। नहीं जी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? भाई हैं आखिर मेरे, खून के रिश्ते ऐसे ही थोड़े भुलाए जाते हैं। छोटे हैं ना, दुनियादारी नहीं समझते। काम धंधा जमाने और परिवार की देखभाल में आजकल किसको इतना समय मिलता है? वैसे मेरे भाई मुझ पर जान छिड़कते हैं। ममता की खुशी और विश्वास देखकर उनके पति कुछ बोले तो नहीं, लेकिन मन ही मन ये दुआ जरूर कर रहे थे कि उनका ये विश्वास ना टूटे, क्योंकि मायके की उपेक्षा से उन्होंने ममता को हर पल टूटते देखा था। ममता जी ने बहुत चाव से दोनों भाई भाभीियों और उनके बच्चों के लिए उपहार और मिठाइयां ली। खुद ही टिकट करवा कर वो अपने मायके पहुंच गई। कोई ज्यादा खुश तो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन ममता अपने भाई भतीजों को इतने सालों बाद देखकर बहुत खुश थी। घर पर माँ बाबूजी के नाम पर पूजा रखी थी, जिसे देखकर ममता भाव विभोर हो गई। मन ही मन सोच रही थी, भाई चाहे कितने भी बदल गए हो, लेकिन चलो कम से कम अपने संस्कारों को तो नहीं भूले। पूजा के बाद खाना पीना हुआ और सब बैठक में बैठकर बातें करने लगे। दोनों भाभियां इशारे से भाइयों को कुछ कहने के लिए बोल रही थी। तभी छोटा भाई अनुज कुछ कागजात लेकर आया और मनीष को थमा दिए। ममता जी प्रश्नवाचक दृष्टि से भाइयों को देख रही थी। मनीष ने हिचकिचाते हुए कहा, दीदी आप यहां हस्ताक्षर कर दो। किस चीज के कागज हैं ये मनीष, और मेरे हस्ताक्षर क्यों चाहिए? ममता ने अचरज से पूछा। दीदी वो क्या है ना, मैंने और अनुज ने सोचा है कि अब शहर में अपना अपना घर ले लेते हैं। वैसे भी आए दिन किसी न किसी काम के लिए हमें शहर जाना पड़ता है, फिर बच्चों की आगे की पढ़ाई लिखाई में भी सुविधा हो जाएगी। इसलिए क्या भाई, ये मकान बेच रहे हैं, जिससे जो पूंजी मिलेगी मिला जुलाकर शहर में फ्लैट आ जाएगा। मकान बेचने के नाम से ममता को धक्का सा लगा। क्या इसीलिए इतने दिनों बाद इस बहन की याद आई थी? क्या ये सिर्फ एक मकान रह गया है इनकी नजरों में? हमारा सारा बचपन जिस आंगन में बीता, वो आंगन अब बेच दिया जाएगा। जिस घर से माँ बाबूजी की यादें जुड़ी हैं, अब उन यादों का कोई मोल नहीं। ममता के हाथ कांप रहे थे। वो उठ खड़ी हुई और वहां से निकलकर छत पर चली गई। दीदी को इस तरह बिना हस्ताक्षर किए उठकर जाता देख दोनों भाभियों का मुंह बन गया। एक भाभी बोल पड़ी, देख लिया अपनी माँ जैसी बहन को, तुम तो कह रहे थे कि हमारी बहन हमारे लिए कुछ भी कर सकती है। अरे प्रॉपर्टी के नाम पर अच्छे अच्छों की नीयत डोल जाती है। भाइयों का हिस्सा खाने का मन होगा, इसलिए साइन करने से इनकार कर दिया। दोनों भाई चुप थे, लेकिन ममता के इस व्यवहार से दोनों असमंजस में जरूर पड़ गए थे।
पूरे दिन घर में चुप्पी पसरी रही। सुबह भतीजा रोहन ममता को खाना खाने के लिए बुलाने गया। तीनों भाई बहन की थाली परोस दी गई थी। दोनों भाइयों ने अपनी थाली में रखी रसमलाई सबसे पहले खा ली, फिर खाना खाने लगे। ममता ने अपनी थाली में रखी रसमलाई की कटोरी से दोनों भाइयों की कटोरी में और रसमलाई डाल दी, जिसे देखकर दोनों भाई बोले, दीदी ये आपकी मिठाई है, हम तो अपने हिस्से की मिठाई खा चुके हैं। तुम्हें याद है बचपन में भी तुम सबसे पहले अपने हिस्से की मिठाई खा लेते थे? ममता ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ दीदी, बचपन में भी हम दोनों सबसे पहले अपना हिस्सा खा लेते थे और तुम अपने हिस्से की चीज हमारे लिए बचा कर रखती थी और मां से छिपाकर हमें खिला देती थी, अनुज बोला। भाइयों की बात सुनकर ममता की आंखों में आंसू आ गए। वो दोनों भाइयों के सिर पर हाथ रखते हुए बोली, फिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि अपने हिस्से का भी भाइयों को खिलाने वाली बहन भाइयों का हिस्सा खा सकती है? दोनों भाइयों और भाभियों की गर्दन शर्म से झुक गई। नहीं दीदी, हमने कभी ऐसा नहीं सोचा। लेकिन आपने? हाँ, मैंने हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि अपने मायके को बिखरते हुए देखना एक बेटी के लिए बहुत मुश्किल होता है। कितनी यादें बसी हैं इस घर में हमारी, बस इन यादों को खुद से दूर करते हुए एक बार हाथ कांप गए थे। लेकिन अब मेरी समझ में आ गया है कि बीते वक्त की यादें आगे जाकर धुंधली हो जाती है। मैं तो बस इतना चाहती हूं कि तुम सब खुश रहो। इतना कह ममता ने टेबल पर रखे कागजात उठाकर उन पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। आज भरे मन से ममता फिर से अपने मायके से आखिरी बार विदा हो रही थी। उसके मन में आज भी बस अपने मायके की सलामती की दुआ थी। सबकी नजरें झुकी थी, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़कर ममता को रोक ले, क्योंकि जिस स्नेह की डोर में बंधकर ममता इतने सालों के बाद आई थी, वो डोर भी आज टूट गई थी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।